हेलो बच्चों। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में कि किस तरह से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लागू करने का पर्पज क्या था। अनेक उद्देश्यों को लेकर के बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई और इसमें आप लोगों ने देखा कि जल संग्रहण के साथ साथ बिजली उत्पादन, शहरों में जल आपूर्ति आदि ऐसे बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चलाई गई। और इसके साथ साथ बांध के विषय में हमने जाना कि बांध हमारी किस तरीके से मदद करते हैं और किस तरह से नदी परियोजनाएं हमारी अनेक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो ये तो हो गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और डैम के जो लाभ हैं उसके विषय में। अब इसका एक पक्ष और भी है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पर, ह्यूमन लाइफ पर, एग्रीकल्चर पर, इससे नुकसान क्या है। तो जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा और पढ़ने के साथ साथ ये महसूस भी किया होगा कि किस तरह डैम और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लोगों को समस्या हो रही है। और इसमें एक आंदोलन के विषय में आप लोगों ने जाना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो और इसके साथ गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया, तो उसका सरदार सरोवर बांध बनाए जाने से मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर एरिया में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। तो अब हमको देखना यह है कि जब ये परियोजनाएं इतनी अच्छी ही थीं या अच्छी होती हैं तो इसका विरोध क्यों किया गया या विरोध क्यों हुआ। अब जो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया सरकार के द्वारा, तो वहाँ के स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे थे कि बांध अच्छा नहीं बनाया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के विरोध होते क्यों। तो जब इतना अच्छा होता है नदी परियोजना या डैम सिस्टम, उसके बाद भी अगर विरोध हो रहा तो जरूर ही कुछ ऐसी बात होगी जिससे विरोध हुआ, कहीं ना कहीं सूखा पड़ा होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा, इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ा। इसी पर चर्चा शुरू किया जाएगा और ये कौन से ऐसे कारण रहे जिससे इस परियोजना का विरोध किया गया। तो पहला जो रीजन निकल करके सामने आता है वो है, जैसे मान लीजिए जब आप डैम बना देते हो तो नदी की जो प्राकृतिक धारा है, यानी नदी जहाँ से निकलती है और जिस रास्ते से जा रही है, रास्ते में जब अवरोध बना दिया जाता है तो यानी डैम जब बना दिया जाता है बांध जल को रोकने के लिए, तो होता क्या है, नदी का पानी कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत कहीं पर कम रह जाता है। जहाँ ज़्यादा रह जाता है वहाँ बाढ़ की कंडीशन आ जाती है और जहाँ कम हो जाता है वहाँ सूखा की कंडीशन आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है, पानी को रोक देने से नदी के साथ जो बह करके सिल्ट अवसाद आ रहे होते हैं, डैम बना देने से वो वहीं पर रुक जाते हैं और आगे जल बहकर मिट्टी को, मतलब ये सिल्ट जो हैं वो जब आगे जाते थे नदी के साथ
तो मैदानी भाग में जब पहुँचते थे तो वहाँ की मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते थे। लेकिन जब डैम बन गया तो ये सिल्ट अवसाद सब वहीं रुक गए, जमा हो गए, इससे ये कंडीशन खत्म हो गया। दूसरी चीज़ ये रही, और अवसाद तथा जो फर्टिलाइजर केमिकल होते थे वो केमिकल एक जगह पर इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा होने के परिणाम स्वरूप डैम के आसपास वो जमा होने लगे, जिससे वहाँ की ज़मीनें जो थीं वो पथरीली हो गई। और नदी का जब तलछट पथरीली हो जाता है तो पथरीली होने के कारण नदी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको भोजन नहीं मिल पाता, यानी उनके भोजन में कमी आ जाती है। अगली जो रीजन हुआ वो है बाढ़ वाले मैदान में जो बांध बनाए गए, पानी जब वहाँ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो पानी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण वहाँ के आसपास की जो वनस्पतियाँ थीं वो सब पानी में डूब जाने की वजह से सूख गई। अब अगला जो रीजन है, पानी रोकने के लिए ही बांध बनाए जाते हैं, लेकिन बरसात के समय में जब यही पानी डैम से छोड़ा जाता है, यानी जैसे डैम पानी बनाने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए रोका जाता है, जैसे मान लीजिए नदी की धारा, यहाँ डैम बना दिया गया, पानी इकट्ठा रखा गया, लेकिन बरसात का समय जब आता है, जल स्तर नदी का ज़्यादा बढ़ता है तो डैम से ही पानी छोड़ दिया जाता है, ये आगे बढ़ता है फुल स्पीड के साथ, और नदियों में आगे जा करके जब मिलता है तो नदी के जल स्तर को भी बढ़ा देता है। तो इससे नदी का विस्तार लंबा कर देता है, और जिससे नदी का पानी गांव में भी भर जाता है, बाढ़ की कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह से जो हमने कुछ पॉइंट्स में मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम जो है और डैम के इम्पैक्ट जो हैं वो, इस इम्पैक्ट का एक साइड हमने जाना। दूसरा साइड है इसका सामाजिक प्रभाव क्या है, ये देखेंगे तो देखते हैं कि नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इससे ज़्यादा समस्या होती है और उन्हें विस्थापित किया जाता है। यानी जैसे जो डैम के आसपास वाले स्थानों पर जो लोग निवास करते हैं, बाढ़ का समय आता है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। बुक में आप देखेंगे इस समस्या के विषय में दिया गया है। तो नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इससे ज़्यादा समस्या होती है और उन्हें विस्थापित किया जाता है, लेकिन यही लोग विरोध करते हैं कि बांध से हमको फ़ायदा क्या हुआ, डैम जो बनाया गया इससे इनको कुछ भी फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये विरोध में खड़े हो जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि जो डैम के समय जो इनकी ज़मीनें आती हैं उसका जो मुआवजा होता है, सरकार के द्वारा मुआवजा भी बहुत कम दिया जाता है, और रिजल्ट ये होता है कि आने वाले कुछ समय में ही इनके लिए आजीविका की समस्या खतरे में पड़ जाती है या आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला जो है कारण, नहर बनाने से सिंचाई की सुविधा आसान हुई और इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बम्पर प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अब ये डैम से जो नहरें निकाली गई और जिन स्टेट से होकर के नहरें गई वहाँ तो प्रोडक्शन बम्पर हुआ, बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ नहरों का विकास नहीं हो पाया, वहाँ की स्थिति कुछ अलग हुआ। मतलब लेकिन देश के ऐसे भाग जहाँ सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं हुआ वो वैसे के वैसे रह गए। अगला जो रीजन हुआ फसल उत्पादन का, जो पैटर्न था पहले किसान ज़रूरत की हर चीज़ पैदा करते थे, यानी
दलहन तिलहन मटर गेहूँ चावल सारी फसलों का उत्पादन करते थे। नहरों के डेवलप हो जाने से कृषि का पैटर्न चेंज हो गया। किसान ऐसे फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने लगे जो सिंचाई से हो जाता था, यानी केवल गेहूँ और धान ज़्यादा मात्रा में और दलहन तिलहन फसलों की उपेक्षा किया गया। तो रिजल्ट ये हुआ कि दलहन तिलहन फसलों की कमी हुई। तो इससे हमको केवल एक ही क्वालिटी का एक ही प्रकार का प्रोटीन मिलना शुरू हो गया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि सेहत के लिए कई प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत शरीर को होती है। लेकिन सिंचाई सुविधा डेवलप हो जाने से एग्रीकल्चर के पैटर्न में भी चेंजिंग हुआ। ऐसी फसलों का उत्पादन किसान करने लगे जो सिंचाई से हो जाता था। तो जब पैटर्न चेंज हुआ तो हम लोगों के सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, यानी क्योंकि हमको एक ही प्रकार की विटामिन का उपभोग लगातार करने के लिए हम लोग विवश हुए और इससे सोसाइटी दो वर्गों में बंट गई, अमीर और गरीब। जिनके पास जमीनें होती थी वो अमीर होते चले गए और जो भूमिहीन किसान थे, डैम बन जाने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अगला जो रीजन हुआ, डैम से केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि बिजली भी बनाई जाती है और जिसका ज़्यादातर सप्लाई सिटीज शहरों में ही होता था, जबकि किसान सिंचाई के लिए परेशान रहते थे। उनको भी सिंचाई के लिए बिजली की या जल की ज़रूरत होती थी। तो किसानों को पानी की ज़रूरत जब होती थी तो ये पानी की डिमांड करना शुरू कर देते थे नहरों में पानी आने के लिए, जबकि ज़्यादातर जल जो रोक दिया जाता था वो बिजली उत्पादन में करने के लिए। तो इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में संघर्ष की स्थिति आ जाती थी। तो ये कुछ ऐसे सोसाइटी स्तर पर विरोध थे जो आप लोगों ने देखा नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के विरोध में। और इसी क्रम में कुछ सामाजिक आंदोलन भी किया गया और इन आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत जो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना, यानी बांध जो बनाई गई, परियोजना जो चलाई गई, उसका विरोध वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों ने किया। और यह आंदोलन बांध के कारण नदी में डूबे क्षेत्र में पड़ने वाले लोगों की समस्या से प्रेरित था, यानी डैम बन जाने से जो क्षेत्र पानी से जलमग्न हो गया था वहाँ के लोगों ने किया। इसके साथ ये देखेंगे कि यह पर्यावरणीय तथा मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा था और इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को संपूर्ण पुनर्वास सुविधाओं की मांग से भी जुड़ा था। लोगों ने विस्थापन का दंश स्वीकार किया क्योंकि वह बांध से खेतों में सिंचाई के लाभ को समझ रहे थे और उन्हें रिहंद के विस्थापितों ने बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए त्याग के रूप में स्वीकार किया और 30 वर्षों बाद उनकी आजीविका खतरे में है और उन्हें भविष्य अंधकार में नजर आता है। तो ये देखा हमने कि किस तरीके से स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया। अब हम देखेंगे कि अब जब इसका प्रभाव सामाजिक और इन्वायरमेंटल स्तर पर डैम से बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का अच्छा नहीं रहा, तो कौन सा तरीका है जिसको अपना करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्षा
संग्रहण। तो पिछले वीडियो मतलब अभी तक हमने देखा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा जल संरक्षण के विषय में बहुत कुछ हमने जाना, लेकिन ये भी साथ साथ हमने जाना कि जल संरक्षण के लिए बांध सक्सेसफुल नहीं है, यानी डैम सक्सेसफुल नहीं है। तो और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे जल संरक्षण किया जा सके, और इसमें जो एक प्रमुख तरीका निकल कर के सामने आया वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो एक सिस्टम है, इसके अंतर्गत वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो इसके पहले हमने जाना कि बांध बनाते समय बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते थे, और डैम के द्वारा हमने जाना कि डैम के कारण आर्थिक और सामाजिक स्तर पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इन सब से बचकर जल संरक्षण का एक नया तरीका है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल है, एक ही तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों की जलवायु अलग अलग होती है, और स्थान की पर्यावरणीय स्थिति देखते हुए उसको निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा तरीका उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो सकता है, और अलग अलग एरिया में कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनमें पहला जो है पुल या गुल है, खादीन या जोहड़ है, बांस ड्रिप पैटर्न है, और छत वर्षा जल संग्रहण है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि पुल या गुल सिस्टम क्या है। तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नदियों की धारा को मोड़कर पुल या गुल का निर्माण किया जाता है। अगली जो प्रणाली है वो पश्चिम बंगाल के साइड में है, यानी जहाँ बाढ़ की कंडीशन आती है, वहाँ सिंचाई के लिए बाढ़ का जो पानी होता है वो जल वाहिकाओं यानी नालियों के माध्यम से जल को आगे संग्रहित कर लिया जाता है। राजस्थान यानी सूखाग्रस्त क्षेत्र, और राजस्थान के जैसलमेर तथा बीकानेर जिलों में ये प्रक्रिया खादीन तथा जोहड़ के नाम से जानी जाती है, यानी जोहड़ द्वारा खेती के लिए जल के संग्रहण की संरचना डेवलप किया गया। मेघालय यानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली विकसित किया गया। अब देखिए, छत वर्षा जल प्रणाली के अंतर्गत होता क्या है? माचिनराम में वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर दर्ज की जाती है, जबकि शिलांग में वार्षिक वर्षा 3,385 मिलीमीटर ही होती है। मेघालय में आप लोगों को मालूम होगा, जब मेघालय का नाम आता है तो यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा दिमाग में तुरंत आ जाता है। लेकिन पूरे असम में वर्षा एक समान नहीं होती है, कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं वर्षा बहुत कम होती है। तो शिलांग में जल की कमी की गंभीर समस्या बनी रहती है, और शहर के प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था। तो जब जल की समस्या शिलांग में बनी, मतलब
और वर्षा भी एक सीजनल होती है, ऐसा कह सकते हैं, पूरे वर्ष वर्षा होती नहीं है। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए वो छत पर एक टंकी की तरह टंकी बना लेते हैं और इस सिस्टम को कहा गया है छत वर्षा जल संग्रहण। और वर्षा के समय उस टंकी में पानी भर दिया जाता है और घरेलू जल आवश्यकता की 15 से 25% आपूर्ति छत जल संग्रहण के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो है एक सिस्टम है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल को बांस के पाइपों द्वारा इकट्ठा करने की परंपरागत प्रणाली एक विकसित की गई। यानी बांस बड़े बड़े होते हैं, बांस के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको साफ कर दिया जाता है और चूँकि बांस की लंबाई वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी पाइप का काम करता है और उससे पानी की सप्लाई किया जाता है। और यह 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी प्रणाली है और सैकड़ों मीटर से पानी लाकर सिंचाई की जाती है और इस सिंचाई बांस ड्रिप प्रणाली के नाम से जानी जाती है।